हेलो दोस्तों, आदाब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में मैं आपकी जो मंजिल रीट 2020 की जो आने वाली भर्ती है या सीटेट है, उसकी मंजिल को पार करने के लिए एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चरर है, वो चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे कोई भी किसी भी स्टेट का टेट हो, उसके अंदर बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उन दो लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज में उर्दू का चयन करते हैं और जो बाकी विषय जो लैंग्वेज वाले हैं, जैसे उर्दू के अलावा हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैंने देखा है कि यूट्यूब पे या और पे सब जगह इनकी विषय वस्तु या मार्गदर्शन विद्यार्थियों को हर जगह मिलता रहता है। लेकिन जो इस सब्जेक्ट उर्दू सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत से इस विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको प्रॉपर वे में मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता। तो उनकी इस समस्या के समाधान के लिए हम लेकर आए हैं उर्दू लैंग्वेज का संपूर्ण पाठ्यक्रम। पूरा सिलेबस यहाँ पे मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल करवाएगा और बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जिसको उर्दू ग्रामर हो चाहे उर्दू पेडागोजी हो, बिल्कुल शुरुआत से हम यहाँ पे उसका पूरा पाठ्यक्रम करवाएंगे। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप सबसे पहले तो एक कॉपी या रजिस्टर और उसके साथ में एक पेन लेकर ज़रूर बैठ जाएं और जो मेरी विषय वस्तु है उसको नोट कर लें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुने। अगर फिर भी इस विषय वस्तु में आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो बिना देर किए अब अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें पढ़ना है उर्दू ज़बान क्या चीज़ है, उर्दू ज़बान का तारुफ, उर्दू ज़बान की तारीफ़। उर्दू ज़बान की तारीफ़ में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले साथियों, हरफ क्या चीज़ है उर्दू ज़बान के अंदर। हरफ के माने होते हैं ज़बान का वे छोटा हिस्सा जिसकी पहचान और बोलने की तर्ज होती है, यानी बोलने की राग होती है। ज़बान का वे छोटा सा हिस्सा जिसकी पहचान और बोलने की तर्ज होती है, यानी हरफ किसी आवाज़ की तहरीरी शक्ल या अलामत होती है और ये एक इकाई होती है। तहरीरी शक्ल यानी कि लिखावट के रूप में उसकी कोई ना कोई पहचान होगी साथियों, जैसे अलिफ, जीम, सीन, तोएं वगैरह। यानी कि ये उर्दू ज़बान की अलामत या शक्ल के रूप में तहरीरी शक्ल है ये उर्दू ज़बान की। जैसे अलिफ, इसकी पहचान और बोलने की तर्ज जो है वो अलिफ के रूप में आ रही है और इसको जैसे हिंदी भाषा में हम बोलते हैं वर्ण। साथियों, एक लाइन हमेशा याद रखना, ज़बान की सबसे छोटी इकाई हरफ होती है। ये कई बार पूछा भी गया है सवाल रीट में और सीटेट में कि भाई ज़बान की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, हरफ होती है। ऑप्शन में आपको हरफ दे दिया जाएगा, कलमा दे दिया जाएगा, जुमला दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन और दे दिया जाएगा। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ज़बान की, उर्दू ज़बान की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो कौन सी होगी, हरफ होगी। अब पढ़ते हैं हुरूफ। हुरूफ साथियों, हरफ की जमा को हुरूफ कहते हैं। हरफ अगर एक से ज़्यादा हो तो हुरूफ कहलाते हैं, यानी हुरूफ की वो अल्फाज हैं जो तन्हा बोले जाने पर कुछ माने पैदा ना करे मगर दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर माने देता हो। कहने का मतलब, अगर एक से ज़्यादा हरफ हो तो वो हुरूफ कहलाते हैं। यानी हुरूफ वो अल्फाज हैं जो तन्हा बोले जाने पर माना पैदा ना करे मगर दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर माना ज़रूर देते हैं। जैसे जीम और बे, अगर इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे तो नाम आएगा जब। ते और काफ, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका माना हो जाएगा तक। काफ और वाव, ये दो हरफ हैं, इन दोनों को मिला दिया तो ये हुरूफ बन गया और इसका माना हो गया को वगैरह। अब हम समझते हैं लफ्ज़ क्या चीज़ है। दो या दो से ज़्यादा हुरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, उसे लफ्ज़ कहते हैं। लेकिन वो लफ्ज़ कैसा होना चाहिए, बामाना होना चाहिए, उसका माना ज़रूर होना चाहिए, उसका अर्थ या मीनिंग ज़रूर होना चाहिए।
लफ्ज़ से मुराद होता है जैसे वर्ड, इंग्लिश में अपन बोलते हैं ना वर्ड, या हिंदी में बोलते हैं शब्द। दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, उसे लफ्ज़ कहते हैं। वो भी मानेदार लफ्ज़ होना ज़रूरी है। जैसे बाग एक शब्द है, और वतन एक शब्द है, ज़िंदगी एक शब्द है या एक लफ्ज़ है वगैरह। तो इसका जो बाग से मुराद एक बगीचा, वतन से मतलब अपना देश या कोई दूसरा देश जो होता है उसको वतन बोलते हैं, और ज़िंदगी, तो ये एक दो से अधिक हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है और इसका माना भी हमें पता चल रहा है। यहाँ पे एक बात और गौर करना साथियों, नोट लगाकर मैंने इसीलिए लिखा है, लफ्ज़ का दूसरा नाम क्या है? कलमा नाम है साथियों। इसको अंडरलाइन कर लेना साथियों। लफ्ज़ का दूसरा नाम कलमा भी है, यानी इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है और वो आवाज़ बामाना हो तो वो लफ्ज़ कलमा कहलाती है। यानी कि इंसान के मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है, अगर उस आवाज़ का जो भी लफ्ज़ निकलेगा अगर वो माने के साथ है, बामाना का मतलब माने के साथ, उसका कोई ना कोई मीनिंग हो, उसका कोई ना कोई अर्थ हो, तो वो उर्दू लैंग्वेज में क्या कहलाता है? लफ्ज़ कहलाता है। और उसका दूसरा नाम क्या है? कलमा है। जैसे दोस्त, पानी, चाय वगैरह। जैसे दोस्त मुंह से आवाज़ निकली तो ये एक कलमा बन गया और इसका मीनिंग भी हमें पता चलता है कि दोस्त किसे कहते हैं। अब चलते हैं आगे साथियों। अल्फाज, अल्फाज किसे कहते हैं? अल्फाज लफ्ज़ की जमा होती है। लफ्ज़, एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को अल्फाज कहते हैं। एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को अल्फाज कहते हैं। जैसे पानी, वानी, चाय, वाय वगैरह, एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को अल्फाज कहते हैं। यहाँ पे साथियों एक बात और गौर करनी है हमें, जो हमने कलमा और लफ्ज़ पढ़ा है उसकी दो किस्में हैं। कौन कौन सी? एक तो मौजू और एक है मुहम्मल। एक मौजू और एक है मुहम्मल। ये भी सवाल कई बार पूछा है साथियों, कलमा और लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? दो, एक मौजू और दूसरी मुहम्मल। अब मौजू किसे कहते हैं? वो अल्फाज जो बामाना हो, यानी जो माने के साथ हो, जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वो अल्फाज जो बामाना हो। जैसे पानी, दोस्त, चाय वगैरह। अब पानी का मतलब पीने वाला, दोस्त मतलब यार, चाय जो हम पीते हैं, इसका कोई ना कोई मीनिंग है। तो अगर इस तरीके का कोई भी लफ्ज़ आए या कलमा आए तो वो क्या कहलाता है? मौजू कहलाता है। और ये मौजू किसकी किस्म है? कलमा या लफ्ज़ की। दूसरी जो इसकी किस्म है वो है मुहम्मल। वो अल्फाज जो बेमाना हो, जैसे वानी, वोस्त, वाय वगैरह। यानी कि इसका कहने का मतलब होता है कोई ऐसे लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो, जिसकी कोई मीनिंग या जिसका कोई अर्थ हमें समझ में ना आए। जैसे वानी क्या होता है? वोस्त या वाय, इसका माना हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसका माना समझ में आ जाए वो तो है मौजू, और जिसका माना समझ में ना आए वो है मुहम्मल। साथियों अब समझते हैं हम जुमला। जुमला कहते हैं हिंदी के अंदर जैसे वाक्य पूरा, और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सेंटेंस। तो जुमला उर्दू में किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि कोई बात समझ में आ जाए। यानी कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे शकील किताब पढ़ता है, हामिद खेलता है वगैरह। यानी कि अब शकील क्या कर रहा है? इस समय किताब पढ़ रहा है। तो ये बात हमें पूरी तरीके से पता चल रही है। हामिद क्या कर रहा है? हामिद खेल रहा है। तो इसका मतलब पूरी बात हमारे समझ में आ रही है कि हामिद क्या कर रहा है। अब आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट बात हमें और नोट करनी है कि उर्दू को तहरीर में लाने के लिए अरबी, फ़ारसी, हिंदी वगैरह ज़बान के हुरूफ का इस्तेमाल किया गया। ये हमेशा ध्यान रखना साथियों। और इसमें एक संस्कृत भी है। उर्दू को तहरीर में लाने के लिए अरबी, फ़ारसी, हिंदी वगैरह ज़बान के हुरूफ का इस्तेमाल किया गया है। अब ये साथियों आपके कभी कंफ्यूज नहीं होगा। इस जो मैं अब चैप्टर समझा रहा हूँ, जिसके उर्दू के शब्दों को लेकर बहुत से कन्फ्यूज़न रहते हैं, इस चैप्टर को आप अच्छे से समझे, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे।
तो हमें ये जानना है कि अरबी में हुरूफ की कुल तादाद 28 हैं जो उर्दू में ली गई है, और इसके कौन कौन सी हैं इसको आप ट्रिक्स के रूप में या एक शब्द बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे अलिफ बे जीम दाल, इसका मतलब हो गया अबजद। हे वाव जे होज। काफ लाम मीम नून, इसका हो गया कलमन। सीन ऐन फे स्वाद साफस। काफ रे शीन ते करशत। है तोए ये हती। थे खे जाल सख्ज। ज़्वाद ज़ोएं गैन जज़्ग। ये जो शब्द हैं साथियों, ये जो लफ्ज़ हैं जो उर्दू के अंदर लिए गए हैं अरबी से, वो टोटल कितने लफ्ज़ हैं? 28। इसको आप हमेशा याद रखना। और फ़ारसी ज़बान से, फ़ारसी ज़बान के कितने हुरूफ शामिल हैं उर्दू में? 4। कौन कौन से? पे चे जे गे। फ़ारसी ज़बान से कितने शब्द लफ्ज़ लिए गए हैं उर्दू में? 4। और अरबी से कितने लिए गए हैं? 28। अब देखते हैं साथियों हिंदी ज़बान के कितने हुरूफ लिए गए हैं। हिंदी ज़बान के हुरूफ शामिल कितने? 4। कौन कौन से? टे डे रे और ये। साथियों इसके साथ में जो 2 चश्मे वाला है उसको मिलाकर जो 14 लफ्ज़ बनते हैं जिनको आप मुरक्कब हुरूफ बोलते हैं, यानी कि 2 चश्मे वाला है उसको मिलाकर टोटल कितने लफ्ज़ बनते हैं? 14, और उनको मुरक्कब हुरूफ भी बोलते हैं। इन 14 को और ये टे डे रे ये, इन 4 को मिलाकर टोटल हिंदी के लफ्ज़ कितने हो गए? 18। टोटल कितने लफ्ज़ हो गए? 18। बाकी दूसरी ज़बान से भी 2 लफ्ज़ लिए गए हैं, जैसे हमज़ा और 2 चश्मे वाला है। 2 चश्मे वाला है। यहाँ पे ध्यान रखो साथियों, मुरक्कब हुरूफ के अंदर सिर्फ 2 चश्मे वाला है सिंगल कहीं पे भी नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई मिलकर शब्द जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई लफ्ज़ जुड़कर एक लफ्ज़ बना हुआ है। तो ये मुरक्कब हुरूफ अलग है, और ये 2 चश्मे वाला सिंगल अगर है कहीं पे आ जाए तो वो अलग है। अब हम कुल हुरूफ देखते हैं। कुल हुरूफ किस तरीके से देखेंगे? 28 अरबी के, 4 फ़ारसी के, और 4 + 14 ये हो गए हिंदी के, और 2 अन्य ज़बान के, बाकी दूसरी ज़बान से। तो टोटल कितने हुरूफ हो गए अरबी के उर्दू के अंदर? 52। कितने हुरूफ हो गए? 52। कितने हुरूफ हो गए? 52। ये कई बार पूछा है साथियों, इसको भूल मत जाना। आगे हम देखते हैं साथियों, मुंशी चिरंजी लाल जो कि हिंदुस्तानी फिलोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने उर्दू ज़बान में कितने हरफ बताए हैं? 35। कितने हरफ बताए हैं? 35। डॉक्टर शरीफुद्दीन इस्लाही, डॉक्टर शरीफुद्दीन इस्लाही, इन्होंने उर्दू ज़बान के 45 वर्ड बताए हैं, 45 लफ्ज़ बताए हैं, 45 हुरूफ बताए हैं। और डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी, डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी, इन्होंने उर्दू के कितने हुरूफ बताए हैं? 50। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मौलवी अब्दुल हक, जिनको बाबाए उर्दू कहते हैं, इन्होंने उर्दू ज़बान में कुल कितने हुरूफ बताए हैं? 52। कुल कितने हुरूफ बताए हैं? 52। साथियों ये ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से जब भी सवाल पूछेगा अगला, तो ये चारों ऑप्शन, ये जो आपको मैंने बताया है 35, 45, 50 और 52, ये एक साथ कभी नहीं देगा वो। अगर वो आपसे पूछेगा उर्दू के कुल कितने हुरूफ हैं, तो वो या 35 देगा, या 45 देगा, या 50 देगा, या 52 देगा। एक साथ इनमें से 2 ऑप्शन आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। एक बात आगे गौर और करना साथियों, नोट लगाकर इस बात को लिखें कि भाई अब इस उर्दू ज़बान को तहरीर में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे आप इस लाइन को नोट करें, अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात को ज़ाहिर करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया ज़बान है। हम जो कुछ बोलते हैं या बातचीत करते हैं, यही हमारी ज़बान है। ज़बान कुछ मखसूस आवाज़ों का मजमुआ है। इन्हीं बुनियादी आवाज़ों को लिखने के लिए जो शक्लें और अलामात इस्तेमाल की जाती है,
उन्हें हुरूफ तहजी कहते हैं। ये आपको लफ्ज़ याद रखना साथियों, हुरूफ लफ्ज़ी किसे कहते हैं? इन्हीं बुनियादी आवाज़ों को लिखने के लिए जो शक्लें और अलामतें इस्तेमाल की जाती है उन्हें हुरूफ तहजी कहते हैं। यानी कि उर्दू ज़बान की इन बुनियादी हुरूफ को हुरूफ तहजी कहते हैं, जो उर्दू ज़बान को बुनियादी आवाज़ों को ज़ाहिर करे, जो उर्दू ज़बान की बुनियादी आवाज़ों को ज़ाहिर करे। हज्जा का मतलब होता है हुरूफ की आवाज़ और उनकी हरकत। ये भी ऑप्शन में पूछ लेता है हज्जा का माना क्या होता है या मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ से ये याद रख लेना, हज्जा का मतलब है हुरूफ की आवाज़ और उनकी हरकत। और आवाज़ को तहरीरी शक्ल में लाने का नाम ही हुरूफ है, और आवाज़ को तहरीरी शक्ल में लाने का नाम ही हुरूफ है। तहरीरी शक्ल का मतलब होता है लिखावट में लाने का नाम ही हुरूफ है। इसलिए इन हुरूफ को हुरूफ तहजी कहते हैं। उर्दू ज़बान में अरबी, फ़ारसी और संस्कृत से मिलकर बनी है। उर्दू ज़बान है उसके अंदर अरबी के भी हुरूफ हैं, फ़ारसी के भी हैं, संस्कृत के भी हैं और हिंदी के भी हैं। लिहाजा इसमें इन सभी ज़बानों के हुरूफ मौजूद हैं। तो साथियों, अभी तक आपको ये बात समझ में आई हुरूफ तहजी किसे कहते हैं कि हमारी जो बुनियादी आवाज़ें होती हैं किसी भी उर्दू लफ्ज़ की, अगर उसको हम तहरीर कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तो ये जो तहरीरी शक्ल है ये हुरूफ तहजी कहलाती है। साथियों, अब इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, तो आगे की क्लास हम अगले वाले वीडियो में लेंगे। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाएं जिसकी एक लैंग्वेज के रूप में उर्दू हो और जो पहली बार रीट 2020 की भर्ती में एग्ज़ाम देने बैठ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से हमारा प्रयास है, बिल्कुल बेसिक से उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम पूरा करवाएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बाकी की क्लास लेने के लिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।